upward direction equal to its weights, and the displacement of the load is along the horizontal direction, that is angle between F vector and S vector is 90 degree. So W is equal to 0. तो ये मैंने लास्ट क्लास में भी शायद बता दिया था, बेहद आसान है। हमने ये देखा था कि वर्क डन कैसे कैलकुलेट करा जाता है, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। अब इसमें ये होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के बीच में एंगल कितना है उसको हमने थीटा मान लिया। तो जो वर्क डन है, जैसे ये था, ये कोई ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर आके देखिएगा, इस ब्लॉक पर हमने फोर्स लगा दिया इस तरह से, ये तो हो गया एफ वेक्टर, और इस डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया एस वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो अब क्या होगा कि हम ये जानते हैं कि यहाँ से वर्क डन कैसे निकाला जाता है, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो जैसे याद करिएगा कि जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट यही होता है ए बी कॉस थीटा। तो इसी तरह से अगर एफ एस कॉस थीटा लिखा हुआ है तो हम वर्क डन को बोल देंगे एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब कोई कुली है, जो कुली जो है वो फोर्स लगा रहा है ऑब्जेक्ट पर, ऐसे उसने सामान ऐसे उठा रखा है और वो चल रहा है इस तरीके से आगे, तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो तो हॉरिजॉन्टल हो गया, और जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है वो ऊपर हो गया, वर्टिकल हो गया। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे और जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो वर्टिकल, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। ठीक है, तो हम ये कहेंगे पुली वाले केस में हम ये कहते हैं कि वर्क डन जो है वो हो जाता है एफ एस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो इस वजह से जो हमारा वर्क डन है इट बिकम्स 0, वर्क डन हो जाता है 0। बताइए जी, क्लियर है ये तो? ठीक, उसके बाद अगला देखिएगा, तो ग्रेविटेशनल पावर वर्क डन 0, मतलब स्कूल तो काम करता है। अगर ये कहे कि उसका जो उसके जो लेग्स हैं वो कितना काम कर रहे हैं तो वो निकाला जा सकता है। हमने ये कहा कि उसका जो हाथ है वो कितना काम कर रहे हैं, तो हाथ भी तो थकते हैं ना सामान उठाने में, तो वो जो हाथों ने वर्क डन करा दैट इज 0, क्योंकि हाथ से हम फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो सामान उठाने में जो फोर्स लग रही है वो तो ऊपर की तरफ लग रही है। ठीक है, और चलने में जो फोर्स है वो इस तरफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और फोर्स का एप्लीकेशन, वजन उठाने में फोर्स का एप्लीकेशन है 90 डिग्री। तो इस वजह से हम इसको बोलेंगे कि वर्क डन इस केस में 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बताएं, यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद देखिएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क, तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि ये जो एफ एस कॉस थीटा है, हाँ बता रहा हूँ, जैसे ये W है वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। अब ये जो फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का क्या हो जाता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसमें हम ये कहेंगे कि ये जो मास है, मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, और फिर मैं इधर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, एस, तो एस जो है, एस की यूनिट तो सीधा सीधा मीटर होती है, तो ये जो किलोग्राम है ये किस कैटेगरी में आएगा, मास की कैटेगरी में, तो कैपिटल है। मीटर, मीटर किसकी कैटेगरी में आएगा, लेंथ की कैटेगरी में, तो एल, और सेकंड आएगा टाइम की कैटेगरी में, तो एम एल टी की पावर -2, और इधर जो ये मीटर है ये क्या है, किस कैटेगरी में, एल। तो जब मैं एफ को और एस को मल्टीप्लाई करूँगा तो इनकी डायमेंशन को मल्टीप्लाई होगी, तो एल की पावर 1 एल की पावर 1 मल्टीप्लाई होकर एल स्क्वायर। तो और ये जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा की यूनिट क्या होती है, डायमेंशन लेस होता है, तो रेशो होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो गया वर्क डन का, वो हो गया एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। ठीक है, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला, समझ गए? अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा अगला टॉपिक है, पेज नंबर 4 पर आ जाइए, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर मेरे को वर्क डन निकालना है और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म्स में निकालना है तो वो कैसे निकाला जाएगा, वो देखते हैं। देखिएगा,
अच्छा, जैसे ये होता है, हमने ये कहा कि हमारे पास कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर को मैंने बोल दिया ये होता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये तो कैपिटल ए वेक्टर हो गया। कैपिटल बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बीजेड के कैप। ये हो गया। अब हमसे कोई कहे कि भाई इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप निकालिए। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब निकालते हैं तो हमने ये देखा है कि आई वाले को आई वाले में ही मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है। बाकी एक्सपेंशन देखिए करा तो वैसे ही जाता है जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, मतलब ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इसका डॉट प्रोडक्ट सभी के साथ होगा, सभी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट होगा ए एक्स आई कैप का। तो आई कैप वाले का जब आई कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट होगा तो वो तो बन जाएगा 1। जब आई कैप वाले का जे कैप के साथ होगा तो 0। आई कैप का जब के कैप के साथ होगा तो वो भी 0। तो इस वजह से आई वाले के साथ ही लेंगे। ऐसे ही जे वाले को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो जे का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, जे का के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, तो जे वाला जे के साथ ही मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट को देगा। तो ये क्या बन जाता था कि ए एक्स इंटू बी एक्स, ऐसे ए वाई इंटू बी वाई, ऐसे ही ए जेड इंटू बी जेड, है ना। तो ये था। अब वही काम यहाँ पर करेंगे। तो कह रहे हैं कि आपको ये बताना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म्स में, आपको बताना है वर्क डन। कैसे बताएंगे देखिएगा। वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स कैन बी रिटन एज, तो फोर्स वेक्टर जो है उसको ये बोल दिया एफ वेक्टर को, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक है। ये तो हो गया एफ वेक्टर। ऐसे ही जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एस वेक्टर, इसको क्या बोल दिया एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड, ठीक है। और हम ये जानते हैं वर्क डन क्या होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो ये हमने देख लिया कि जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो आई वाला आई वाले के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो गया एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड, ये हो गया, ठीक है जी। इसके बाद अगला देखते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कुछ नहीं है ऐसा खास। हाँ भाई क्लियर। फिर अगला देखते हैं वर्क डन बाई द वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है कि अब हमारी जो फोर्स है वो बार बार ना चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है। कभी फोर्स कम है, कभी ज़्यादा है, कभी बहुत कम है तो कभी बहुत ज़्यादा है, वेरी कर रही है बार। तो देखिएगा इसमें क्या होगा। सपोज अ वेरिएबल फोर्स एफ एक्स ऑन अ बॉडी अलॉन्ग द फिक्स्ड डायरेक्शन से एक्स एक्सिस। तो हमने ये माना कि सपोज अ वेरिएबल फोर्स एफ एक्स ऑन अ बॉडी अलॉन्ग द फिक्स्ड डायरेक्शन से एक्स एक्सिस। उसके बाद हमने कहा लेट अस कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द बॉडी मूव्स फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन एक्स आई टू द फाइनल पोजीशन एक्स एफ अंडर द फोर्स एफ, ठीक। द डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स डेल्टा एक्स। अब देखिएगा क्या आएगी। वर्क डन बाई अ वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाई अ वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स में हमने ये कह दिया ये तो डिस्प्लेसमेंट है। इधर जो हम ये दिखा रहे हैं ये तो डिस्प्लेसमेंट है,
और इस तरफ फोर्स है एफ एक्स। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में हमने ग्राफ बना दिया है। कैसे? मैंने कहा कि मेरी जो फोर्स है ना वो बार बार वेरी कर रही है। तो कैसे वेरी कर रही है कि यहाँ पर जब डिस्प्लेसमेंट कुछ था तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारी फोर्स इतनी थी, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारी फोर्स कुछ वैल्यू थी उसकी। फिर हमने कहा डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ाया तो हमारी फोर्स भी बढ़ गई, डिस्प्लेसमेंट और करा आगे तो फोर्स और बढ़ गई, डिस्प्लेसमेंट और आगे बढ़ाया तो फोर्स बढ़ गई। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे एक्स यानी कि पोजीशन चेंज होती जा रही है ऑब्जेक्ट की, फोर्स जो है वो भी चेंज होती जा रही है। तो जब पोजीशन के साथ साथ फोर्स लगातार चेंज हो तो फोर्स का लगातार चेंज होना इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल है फोर्स बार बार वेरी कर रही है। अच्छा, तो अब हमने क्या करा कि हमने जो ये डिस्प्लेसमेंट है ना इसको छोटी छोटी स्ट्रिप्स में चेंज कर लिया। हमने ये कहा कि यहाँ पर एक छोटी सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना ली, ऐसे छोटी सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना ली और इस पोजीशन को मैंने ये कहा कि ये एक्स आई है। एक्स आई यानी कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियली डिस्प्लेसमेंट सिर्फ उतना ही हुआ था, ये ओरिजिन है जीरो। इनिशियली हमने कहा कि बॉडी सिर्फ यहाँ तक पहुँची थी, एक्स आई तक पहुँची। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हमने कहा कि अब इसके नीचे का जो एरिया है इसको हम ना छोटे छोटे बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रिप्स बना लेते हैं। तो वो छोटी छोटी स्ट्रिप्स हमने कहा कि चलिए जी एक स्ट्रिप और बना ली, ऐसे एक स्ट्रिप रेक्टेंगुलर स्ट्रिप और बना ली, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हमने और बना ली। तो ऐसे हम स्ट्रिप्स बनाते चले गए। तो बहुत सारी स्ट्रिप्स जब बनाई तो हमने कहा कि यहाँ बीच में भी कोई स्ट्रिप है। उस स्ट्रिप में हमने ये बोल दिया कि ये जो गैप है ना, ये जो विड्थ है इसकी, जो विड्थ है दिस विड्थ इज डेल्टा एक्स। समझ गए? डेल्टा एक्स बहुत छोटी सी जो चेंज होता है उसको हम डेल्टा उसके साथ इंक्लूड कर देते हैं कि ये जो विड्थ है डेल्टा एक्स है। अच्छा, उसके बाद अब ये देखिएगा कि जब हम यहाँ पर हम टॉपिक क्या कर रहे हैं, वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, ठीक है। तो हम वर्क डन निकालना चाहते हैं। तो आप ये देखो कि अगर मैं कहूँ कि सिर्फ इस वाली स्ट्रिप की बात कर लीजिए, ये जो छोटी सी स्ट्रिप है, तो ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो मैंने ये कहा कि ये जरा सी छोटी सी ब्रेथ है इसकी, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली ये जो है ये इसकी लेंथ हो गई। तो लेंथ इनटू ब्रेथ करूँगा तो इस स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, इस स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा। तो ये इस स्ट्रिप का एरिया कैसे आया कि आपने एक्स आई यानी कि डिस्प्लेसमेंट और ये वाई एक्सिस में क्या चीज़ है, फोर्स है, आपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि इतनी सी स्ट्रिप का एरिया आने का मतलब क्या है कि जरा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया मेरे पास। वर्क डन में हम क्या करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो करते हैं। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया तो हमारे पास ये इतनी सी स्ट्रिप का एरिया आ गया। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब मैंने ये कहा कि ये जो पूरा जो ये कर्व बना हुआ है, ये कर्व क्या है, ये कर्व छोटे छोटे डॉट्स को मिलाकर, जैसे छोटे बच्चे को एक ड्राइंग बुक नहीं दे देते, उसमें छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, उनको मिला देते हैं तो बड़ी लाइन बन जाती है, या वो एक रावण की फिगर बन जाती है, कुछ भी कोई कार्टून बन जाता है, होता है ना। तो ये वही चीज़ है कि यहाँ पर मैंने कहा कि इतना डिस्प्लेसमेंट इतनी फोर्स, इतना डिस्प्लेसमेंट इतनी फोर्स, इतना डिस्प्लेसमेंट इतनी फोर्स। तो ऐसे बहुत सारे डॉट्स को हमने ज्वाइन करा तो ऐसा कर्व बन गया। तो ये जो कर्व है, दिस कर्व इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट फोर्स ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट फोर्स ग्राफ है। अब डिस्प्लेसमेंट फोर्स ग्राफ में मैंने कहा कि एक स्ट्रिप है, ऐसी कितनी स्ट्रिप हो सकती है, हम कहेंगे हो सकता है 100 स्ट्रिप, हो सकता है 500 स्ट्रिप हो। अगर उन 500 की 500 स्ट्रिप्स को हम ऐड कर दें, सबके एरिया को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल अमाउंट का वर्क डन आ जाएगा। क्योंकि ये क्या आया, इतना सा वर्क डन, ये क्या है, जरा सा और वर्क डन। तो जब ऐसे ना इस तरीके के एरिया होते हैं जिन एरिया को मैं डिफाइन नहीं कर सकता, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक सीधा ये करो ना, यहाँ से यहाँ तक निकालो ना इसका एरिया, पूरे को शेड करो। तो हम ये कहेंगे भाई कैसे निकालूँ इस एरिया को, मेरे पास तो ये फिगर का नाम ही नहीं पता। तो रेक्टेंगल है क्या, नहीं, स्क्वायर है नहीं, ट्राइंगल नहीं, कुछ भी नहीं, अजीब सी फिगर है। तो जब ऐसी अजीब सी फिगर होती है तो उस फिगर के छोटे छोटे पीसेस कर लिए जाते हैं, उन पीसेस का एरिया निकालते हैं और उन सबको ऐड कर देते हैं। किसी भी बड़ी फिगर के छोटे छोटे पीसेस करना इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, और उन छोटे छोटे पीसेस को सबको सम अप कर देना, सबको ऐड कर देना इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, हम एक छोटे से पीस का एरिया निकालेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा, और जो पूरा एरिया होगा वही हमारा वर्क डन आ जाएगा। ठीक है। तो जरा देखिएगा वही काम यहाँ पर करा गया है।
द डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इक्वल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स। तो ये जो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स हैं ये सारे के सारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की ब्रेथ का काम करेंगे, समझ गए? ये सब रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की ब्रेथ का काम करेंगे। तो सारी मैंने इक्वल ब्रेथ वाली स्ट्रिप्स काट ली, छोटी 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 छोटी। उसके बाद देखिएगा, ड्यूरिंग अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स द फोर्स एफ कैन बी अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। तो जब जरा सा डिस्प्लेसमेंट है, नन्ना सा डिस्प्लेसमेंट है, मैंने कहा अच्छा ये यहाँ से ना यहाँ तक मूव कर गया, तो ये कहेंगे अरे फोर्स जरा सा ही तो चेंज हुआ है, ठीक है, उसको लगभग लगभग कांस्टेंट मान लो, है ना, क्योंकि इतना सा एरिया है, जरा सा चेंज है। हमने ये मान लिया कि यहाँ पर अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंगली फोर्स देखी जाए तो इतनी, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली फोर्स देखी जाए तो इतनी, हम ये कहेंगे कि इतना सा गैप है, आप उस फोर्स को कांस्टेंट मान लो। एक जगह फोर्स मान लो 10 न्यूटन आ रही है तो दूसरी जगह 10.1 आ रही है, तो हमने कहा इतने से एरिया के लिए फोर्स का आप वेरी करना उचित नहीं समझते, ऐसे ही सेम मान लो। आगे चलते हैं, आगे है सो द वर्क डन इज, ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वर्क डन इज, हमने यहाँ पर एक स्ट्रिप बनाई, इस वाले पॉइंट को बोल दिया स्मॉल ए, इस वाले पॉइंट को बोल दिया स्मॉल बी, इस वाले पॉइंट को बोल दिया स्मॉल सी, और इस वाले पॉइंट को बोल दिया स्मॉल डी। ए बी सी डी, ठीक है। तो इसका जब हमको एरिया निकालना होगा तो एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ए W इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू F इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स विड्थ हो गई और F क्या हो गई, इसकी लेंथ, F डेल्टा एक्स, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्मॉल ABCD। नोट्स में कैपिटल ABCD लिखा है, वो गलती से लिख दिया था, स्मॉल ABCD। अच्छा, एडिंग एरियाज ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इन द ग्राफ वी गेट द टोटल वर्क डन एज। तो हम ये कहेंगे कि टोटल वर्क डन कैसे निकाला जाएगा, ये टोटल वर्क डन ये आएगा हमारे पास सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है एडिशन, समेशन, सिग्मा xi टू xf f डेल्टा x, ठीक है। उसके बाद कहेंगे लेट अस टेक लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 ऑन टू द RHS ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, अब अगर मैं RHS में एक लिमिट ले लूँ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, तो हम ये कहेंगे कि ऐसे कैसे ले लेंगे, एक तरफ लिमिट ले सकते हैं। डेल्टा एक्स मैंने लिया ही बहुत छोटा है, कितना छोटा लिया है, लगभग लगभग 0 के बराबर। तो हम कहेंगे जरा उसको डिफाइन करके लिख दो यहाँ पर, तो हम उसको ऐसे लिख देंगे W इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 समेशन xi टू xf f डेल्टा एक्स। तो जब भी कभी समेशन के आगे, यानी कि ये जो कैपिटल सिग्मा लगा हुआ है, जब भी इसके आगे लिमिट लग जाता है तो वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो इसको आप लिखेंगे इंटीग्रेशन xi टू xf, इंटीग्रेशन xi टू xf, और ये जो डेल्टा एक्स है उस डेल्टा एक्स की जगह लिख देते हैं dx, f dx। तो आपको जो भी फोर्स दे रखी हो वेरिएबल, उसको आप क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेट कर देंगे, और जो उसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है और फाइनल डिस्प्लेसमेंट है उसको लोअर लिमिट और अपर लिमिट के तौर पर यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा पेज नंबर 5 पर, नोट कीजिए। क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, सॉल्यूशन आपको करना होगा, अभी बताता हूँ। अ साइक्लिस्ट कम्स टू अ स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। स्किडिंग स्टॉप का मतलब क्या है कि साइकिलिस्ट है, साइकिल चला रहा है, साइकिल चलाने के बाद में उसको ब्रेक लगाने की ज़रूरत लगी, ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने पर एकदम से साइकिल नहीं रुकी, क्योंकि डिस्क ब्रेक नहीं होती ना साइकिल, थोड़ा घिसटते हुए रुकी। तो स्किडिंग स्टॉप का मतलब ये है कि थोड़ा घिसटी और फिर रुकी। तो स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर, 10 मीटर तक चली गई, कुछ ज़्यादा ही तेज चला रहा था, 10 मीटर बहुत होता है। इन दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन। इस प्रोसेस में उसको रोकने में किसने मदद करी, रोड ने रोकने में मदद करी। अब मान लीजिए रोड बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, वो तो फिसलता ही चला जाएगा, फिर टायर का घूमना बंद हो गया लेकिन वो फिसलता चला जाएगा। तो रोड ने, आप ब्रेक लगा चुके हैं, उसको रोकने में मदद किसने करी, रोड ने, ठीक है। तो रोड क्या करेगी, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगी, और फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन।
तो देखिएगा ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें तो इसको यहाँ से और यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक इसको रुकने में कितना टाइम लग जाता है, 10 कितना डिस्टेंस लग जाता है, 10 मीटर, एस इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, उसके बाद फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है भाई, फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि देखिएगा a cyclist comes to a skidding stop in 10 meter. In this process the force on the cycle due to the road is 200 न्यूटन। तो रोड जो है वो फ्रिक्शन की फोर्स लगाएगी, साइकिल तो आगे ही जा रही है ना, तो फ्रिक्शन की फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, तो वो कितनी न्यूटन की फोर्स लगा रही है, 200 न्यूटन की। तो इसको स्मॉल एफ बोल दीजिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम स्मॉल एफ बोलते हैं, और इसको आप क्या करें, -200 लिखिएगा। पता है क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो इसको -200 ले लेंगे, क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए -200। उसके बाद देखिए वो बोल रहे हैं हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल। तो रोड जो है वो साइकिल पर कितना वर्क कर रही है, तो रोड ने फोर्स कितना लगाया, 200 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस डायरेक्शन में 10 मीटर, तो वर्क डन बाय रोड ऑन साइकिल 2000 माइनस का वर्क डन बाय रोड ऑन साइकिल इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ कितना है, -200। स्मॉल एफ क्यों लिया, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को स्मॉल एफ से ही रिप्रेजेंट करना है। -200 इंटू 10, तो ये कितना हो गया, माइनस का 2000 जूल। ठीक है, अच्छा अगला देखिएगा, हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड, ये बताइए, हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड। भाई साइकिल भी तो रोड पर कुछ वर्क कर रही होगी, तो साइकिल भी फोर्स लगा रही है, लेकिन वो रोड को मूव नहीं कर पा रही है। क्या साइकिल रोड को पीछे खिसका देगी? नहीं ना, तो रोड का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। रोड का डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क डन भी 0। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा बी पार्ट जो है इसका, यहाँ लिखिएगा यस साइकिल इज ऑल्सो अप्लाइंग, yes cycle is also applying a force on road, but it cannot move the road, so displacement of road is equal to 0, therefore work done is equal to force into displacement। फोर्स कुछ भी हो, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गई ना, तो वर्क डन इज 0। वर्क डन की यूनिट आपको पता ही है जूल, ठीक है ना, तो वर्क डन हो गया 0। चलिए जी, ठीक है। अच्छा 1 मिनट बस वेट करिए, मैं अभी आ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन जरा पढ़ दो, अभी आ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पढ़कर इसका ना ग्राफ भी बनाना होगा, मैं समझाता हूँ, बस 1 मिनट वेट करिए।
चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी देखिएगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अ वुमन pushes a trunk on a railway platform which has a rough surface। अ वुमन pushes a trunk on a railway platform, तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रंक रखा हुआ बड़ा सा और उसको वो पुश करती है। रेलवे प्लेटफॉर्म का जो सर्फेस है वो काफ़ी रफ है ना, ख़राब सर्फेस है, मतलब उसको पुश करने में दिक्कत हो रही है। अच्छा अब वो देखिएगा, शी सप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो 10 मीटर तक वो 100 न्यूटन की फोर्स उस पर लगाती है उसको पुश करने के लिए। Thereafter she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with distance to 50 न्यूटन। तो होता क्या है कि 10 मीटर तक पुश करने में वो जो है 10 मीटर में बहुत ज़्यादा उसको पुश करने में थक जाती है और जो उसका फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, इट रिड्यूसेस लीनियरली मतलब वो जो फोर्स है, जैसे मान लीजिए ये फोर्स ना बढ़ रहा है, यहाँ पहले फोर्स इतना था, फिर अगर फाइनल पॉइंट का फोर्स देखा जाए तो फाइनल पॉइंट पर फोर्स इतना है, तो फोर्स इतना बढ़ा, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया फोर्स। तो वो बढ़ कैसे रहा है, वो लीनियरली नहीं बढ़ रहा है, ऐसे कर्व की शेप लेकर बढ़ रहा है। अब फोर्स का रिड्यूस होना, तो फोर्स जो रिड्यूस हो रहा है तो ग्राफ जो है वो लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन की तरह नीचे आएगा। इसको बोलते हैं लीनियर इंक्रीमेंट या लीनियर डिक्रीमेंट, है ना। तो ये दे रखा है कि वो थक जाती है, तो जो 100 न्यूटन का फोर्स वो इनिशियली लगा रही थी, 10 मीटर में चलते 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 उसका फोर्स घटते घटते 50 न्यूटन पर आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा thereafter she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with distance to 50 Newton। अच्छा, the total distance by which the trunk has been moved is 20 मीटर। तो जो ट्रंक है वो टोटल वो उसको 20 मीटर तक मूव करा पाती है, ठीक है। प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 50 न्यूटन। और फ्रिक्शनल फोर्स की भी बात करेंगे जो कि 50 न्यूटन है। फिर वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेज ओवर 20 मीटर। तो दोनों फोर्सेस का वर्क डन कितना है, यानी कि फ्रिक्शन कितना वर्क डन कर रहा है और वो लेडी कितना वर्क डन कर रही है, वो दोनों ही चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा कैसे करेंगे इसको। ग्राफ बनाना है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखिएगा हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर दिखा दिया है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। इधर है कैपिटल एफ और स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स का मतलब ये डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है फोर्स कि 10 मीटर जो है 10 मीटर के बाद में उसका जो फोर्स है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है जो वो सप्लाई करेगा लिए। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्मॉल एफ और ब्रैकेट में एक्स। तो ये भी अच्छा, ये तो कांस्टेंट है, फ्रिक्शन का फोर्स कांस्टेंट है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो सही नहीं रहेगा, तो उसको हमने स्मॉल एफ बोल दिया। स्मॉल एफ को मैंने नीचे क्यों बताया है वो मैं आपको एक मिनट में समझाता हूँ। देखिएगा ये हो गया ओरिजिन। अच्छा अब इसमें आप दिखाएंगे दो पॉइंट्स दिखाएंगे 10 मीटर और 20 मीटर वाला। इधर दिखाएंगे 10 मीटर और इधर दिखाएंगे 20 मीटर। 10 मीटर और 20 मीटर, ये हो गया।
अच्छा जी, अब देखिएगा वो बोल रहे हैं वुमन पुशेस अ ट्रंक ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म व्हिच हैज अ रफ सरफेस, शी सप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो 10 मीटर डिस्टेंस तक वो 100 न्यूटन की फोर्स लगा रही है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर ले लिया 50 न्यूटन और यहाँ पर ले लिया 100 न्यूटन, ठीक है। 10 मीटर तक वो 100 न्यूटन की कांस्टेंट फोर्स सप्लाई करती है। यहाँ तक क्लियर है? 10 मीटर तक उसकी जो फोर्स है वो चेंज नहीं हो रही, वो 100 न्यूटन है। उसके बाद वो थक जाती है और थकती है तो उसका जो फोर्स है वो फोर्स लीनियरली रिड्यूस होता है। लिखा है देयर आफ्टर मतलब 10 मीटर ट्रैवल करने के बाद, 10 मीटर उसको पुश करने के बाद, देयर आफ्टर शी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड एंड हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली विद डिस्टेंस टू 50 न्यूटन, है ना, विद डिस्टेंस टू 50 न्यूटन द टोटल डिस्टेंस बाई विच द ट्रंक हैज़ बीन मूव्ड इज 20 मीटर। तो अब क्या है, डिस्टेंस के साथ साथ उसका जो फोर्स है वो रिड्यूस होता है लीनियरली, तो ऐसे रिड्यूस होता है, ठीक है। तो ये 0 से 10 मीटर तक उसका फोर्स कितना रहा, 100 न्यूटन, और उसके बाद 10 से 20 मीटर तक उसका फोर्स जो है वो रिड्यूस होकर 20 मीटर तक आकर रिड्यूस होकर 50 मीटर तक आ गया। इसके बाद देखिएगा, प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 50 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स उन्होंने बता दिया 50 न्यूटन है। भाई फ्रिक्शन की फोर्स कहाँ पर एक्ट करेगी, फ्रिक्शन की फोर्स सरफेस पर और बॉक्स के, सरफेस और बॉक्स के बीच में एक्ट करेगी। तो फ्रिक्शन की फोर्स तो सरफेस डिपेंडेंट है, वो तो सरफेस पर है। हमने कह दिया सरफेस तो एक जैसी ही है, ये तो नहीं बोला ना कि सरफेस कहीं पर स्मूथ है कहीं पर रफ है, रफ बोल दिया बस। तो अब आप ये देखिएगा कि जब फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो फिक्स है 50 न्यूटन है, तो उसको ना मैं यहाँ पर शो करूँगा -50 न्यूटन, और आप ये समझ गए होंगे ऐसा मैंने क्यों करा है। हमने फ्रिक्शन फोर्स को नीचे क्यों दिखाया है, नेगेटिव में क्यों दिखाया है, वो इस वजह से क्योंकि हम जानते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो लेफ्ट साइड में, मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन में एक्ट होती है। तो अगर सप्लाइड फोर्स को मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ तो फ्रिक्शन की फोर्स नेगेटिव होगी, नीचे की तरफ। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी, फ्रिक्शन फोर्स तो एक जैसी ही एक्ट करेगी। 20 मीटर तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी कांस्टेंट रही, समझ गए, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद प्लॉट करना था ग्राफ, तो ग्राफ तो हमने प्लॉट कर दिया, ठीक। यहाँ पर लिख देना फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखिए इसके सॉल्यूशन भी ग्राफ में दे रखा है, ये ग्राफ हमने इस तरीके से बना दिया। अच्छा जी, उसके बाद ये कह रहे हैं कि प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच इज 50 न्यूटन, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस ओवर 20 मीटर। तो दो फोर्सेस ने 20 मीटर तक कितना फोर्स मतलब वो लगा है, कितना वर्क करा, सॉरी वो वर्क आपको बताना है। तो वर्क डन यहाँ लिखेंगे, वर्क डन बाय वुमन। तो लेडी ने वर्क कितना करा वो देखते हैं। वो क्या होगा, ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ के नीचे का एरिया, ओरिजिन है, इसको O बोल दो, इस वाले पॉइंट को A बोल दो, इसको बोल दो B, इसको C, इसको D, और इस वाले पॉइंट को बोल दो E। सिमिलरली E, इसको बोल दो F, और इस वाले पॉइंट को बोल दो G। तो वर्क डन बाय वुमन is area of OABE OABE का एरिया निकालना प्लस एरिया ऑफ EBCD। हाँ जी, OABE क्या है, ये फिगर रेक्टेंगल है भाई, इधर 10 हो गया और इधर 100 हो गया, तो ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेफ्ट फिगर है ना, तो ये क्या हो जाएगा OE into OA, ये तो हो गया एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल OABE ना, OE into OA। उसके बाद वो कह रहे हैं EBCD। EBCD क्या है बताइए, फिगर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया कैसे होता है कि हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, half sum of parallel sides into distance between them plus half sum of parallel sides क्या है EB plus BC, EB plus BC, half sum of parallel sides into distance between them।
डिस्टेंस बिटवीन दैट इज ED। देखिए OE इंटू OA तो 10 इंटू 100, कुछ भी आपको ना कोई भी यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीटर में SI यूनिट मीटर ही होती है और फोर्स मीटर में उसकी भी SI यूनिट मीटर ही होती है ना। तो दोनों का कर करा के जो आपका वर्क डन टोटल वो जूल में ही निकलेगा, इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई EB प्लस DC। तो EB कितना है भाई, EB यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ 100 प्लस DC मतलब यहाँ से यहाँ वाली लेंथ 50 मल्टीप्लाइड बाई ED कितना है 10 से 20 10 2 5 10 1000 प्लस 100 प्लस 50 is 150 150 into 5 750 हो गया, तो 1750 जूल। ये तो हो गया वर्क डन बाई लेडी, है ना, कि उसने इतना वर्क किया। उसके बाद work done by frictional force area of ODFG। तो आगे देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये कितना हो जाएगा -50 मल्टीप्लाइड बाई 20 -1000 जूल। ठीक है, ये जो वर्क डन है ये एक ही लिखा हुआ है, मैंने बस फ्रिक्शन वाला ही लिखा हुआ है आंसर में। तो टोटल जो वर्क डन है, वर्क डन बाई वुमेन वो इतना हो गया और वर्क डन बाई फ्रिक्शन वो इतना। ठीक है जी, चले आगे। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, अक्षय, दिव्यांका, सिमर, विभोर, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5 मीटर, है ना। तो एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 उसकी इनिशियल वैल्यू हो गई, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल 0 और फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 मीटर। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स गिवन बाई F इज इक्वल टू 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। तो ये फोर्स दे रखा है, फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस। ठीक है, 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें वर्क डन कैसे निकालेंगे हम? वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि इस बार फोर्स जो है वो फोर्स आपको फिक्स नहीं दे रखी है। तो F इंटू डी एक्स और इसकी x की इनिशियल वैल्यू दे रखी है 0 और फाइनल वैल्यू कितनी दे रखी है 5 मीटर, 0 मीटर से 5 मीटर। तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 0 मीटर तो x इज इक्वल टू 5 मीटर। हाँ जी, F कितना दे रखा है? F है 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर और dx। 7 को इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा बताओ? 7x 1 है एक तरह से, 1 इंटू 7 है, तो कांस्टेंट को एज इट इज ले लेते हैं और dx का इंटीग्रल x हो जाता है। फिर माइनस 2 विल रिमेन एज इट इज, x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x का इंटीग्रेशन x की पावर 1 है ना, तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, प्लस 3 एज इट इज, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन 4 x स्क्वायर है, तो x की पावर n का। देखो भाई सिंपल सा इंटीग्रेशन के बहुत हाई फाई फॉर्मूले नहीं यूज़ करने वाले, बस एक यही बेसिक यूज़ होगा, x की पावर n। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 खत्म।
तो x की पावर 2 है तो उसका इंटीग्रेशन x की पावर 3 है तो 3, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पर हम ये कहेंगे 7 था, तो 7 का मतलब क्या था, 7 का मतलब था 7 इंटू एक्स की पावर 0 dx, ये था। 7 एक कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, x की पावर 0 का इंटीग्रल क्या हो गया, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 इज x, है ना, और अपॉन 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं होती, तो इसलिए 7x हो गया। अगर कभी भी किसी भी नंबर में 1 मल्टीप्लाई करना है तो 1 का मतलब x की पावर 0 है ना, एक तरह से, सही है। तो अब आप ये देखिएगा कि ये करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर लगाएंगे भाई एक स्क्वायर ब्रैकेट। इंटीग्रेशन करने के बाद ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, फिर लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 5 है, तो इधर लिख दिया 0, इधर लिख दिया 5। अब पूरे ब्रैकेट में पहले अपर लिमिट डालेंगे, फिर पूरे ब्रैकेट में लोअर लिमिट डालेंगे। अपर लिमिट क्या होगी, 7 इंटू 5 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब यानी कि 5 का क्यूब माइनस अब लोअर लिमिट तो 7x यानी कि 7 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का क्यूब, तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया। और 7 5 सा 35 माइनस 25 और 5 का क्यूब कितना है 125, 5 5 सा 25, 5 सा 125, कितना आ रहा है 135 135 जूल, ये आ गया हमारा वर्क। बताइए क्लियर है सभी को, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब इसके बाद तो वर्क डन वाला जो था ना हमारा, वर्क डन वाला बस इतना ही था, वर्क डन वाला इतना ही था। इसके बाद बात करते हैं एनर्जी। अब एनर्जी क्या है, तो एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। तो किसी भी बॉडी की एनर्जी कितनी होगी, वो उसके अंदर काम करने की कैपेसिटी कितनी है, एबिलिटी कितनी है, उसको हम एनर्जी बोल देते हैं। और एनर्जी उतनी ही होती है, जितनी एनर्जी होती है उतना ही कोई भी वर्क कर पाता है, उतना ही काम हो पाता है। तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जो एनर्जी है और जो वर्क डन है दोनों की यूनिट भी सेम ही होती है, जूल, ठीक है। तो अगर किसी के पास 50 जूल की एनर्जी है तो वो 50 जूल ही वर्क कर पाएगा, फिर एग्जॉस्ट होकर बैठ जाएगा। जो एनर्जी थी इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वर्क। अच्छा, इसके बाद देखिएगा एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल एंड द सीजीएस यूनिट इज अर्ग। जो सीजीएस यूनिट है दैट इज अर्ग। इट हैज सेवरल फॉर्म्स लाइक मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी एटसेट्रा। इसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती है, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी है, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, सब कुछ। हमें वो जो सारी एनर्जीज हैं, हर टाइप की एनर्जी को नहीं पढ़नी है। क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी पढ़नी है इस चैप्टर में। जो हमारा मेन जो ध्यान रहेगा वो मैकेनिकल एनर्जी पर रहेगा। तो मैकेनिकल एनर्जी में क्या है, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल मींस इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। इट हैज़ टू फॉर्म्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो अब देखिएगा मैकेनिकल मींस का मतलब क्या है कि एनीथिंग विच इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ मशीन। तो मशीन से ही शब्द बना है मैकेनिक, है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो मशीन से रिलेटेड है। अब जो हम अपनी बात करते हैं तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इट इज़ ऑल्सो लाइक अ मशीन। तो हम भी अगर कोई चीज़ पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो उसकी वजह से, मतलब पुश या पुल जो हम कर रहे हैं तो वो हम उतना ही पुश या पुल कर पाएंगे जितनी हमारे अंदर एनर्जी है, ठीक है। तो उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मान लीजिए खड़े हुए हैं और खड़े होकर मैं देखता हूँ बॉक्स को एनालाइज करता हूँ कि बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, उस पर उसका वेट भी लिखा हुआ है। तो मैं एनालाइज करता हूँ कि अच्छा इसका तो 50 किलो वजन लिखा हुआ है ना, 60 किलो वजन मेरे अंदर है, हाँ तो ठीक है, फिर तो मैं पुश कर दूँगा, पूरे ताकत लगा दूँगा, पुश कर दूँगा। तो इसका मतलब क्या है, हमने एनालाइज करा कि हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, यानी कि हमारे अंदर पोटेंशियल कितना है। तो जब कहते हैं ना कि पोटेंशियल कितना है, तो दैट पोटेंशियल इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, कि कितना मैं कैपेसिटी रखता हूँ अपने अंदर। उसके बाद फिर हमने उसको मूव करना शुरू करा। तो जब मूव करना शुरू करा तो जो हमारी एनर्जी है वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो हम ये कहते हैं कि द एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ रेस्ट, यानी कि हम रेस्ट में बैठे हैं और हम कहते हैं कि हाँ हम ये काम कर देंगे। तो जब हम बोलते ही बोलते हैं, सिर्फ करते कुछ नहीं है, तो उस दौरान जो हमारे अंदर एनर्जी है दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल एक ईंट रखी हुई है बिल्डिंग की छत पर, ठीक है, और आधी लटकी हुई है बाहर और आधी रखी हुई है छत पर। हमने कहा कि हल्का सा इशारा करूँगा, बस हल्की सी उंगली लगाऊंगा, इसमें नीचे गिरेगी, बहुत तेज डैमेज कर देगी, है ना। तो फिर अगला जो बंदा है उसकी गाड़ी खड़ी हुई है नीचे, कहेगा भाई मेरी गाड़ी टूट जाएगी। तो कहता है कि हाँ मान गया ना, उसके अंदर पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा, ये ईंट जो है गोली का काम करेगी अगर ऊपर से नीचे गिरी तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन अभी
वो उसने वो अपनी एनर्जी दिखाई नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी हिडन एनर्जी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। अब हमने हल्का सा पुश कर दिया, यानी कि अब वो ईंट नीचे गिर रही है। तो जब वो ईंट नीचे गिर रही है तो इसका मतलब वो मोशन में है। तो जब बॉडी मोशन में होती है उस दौरान जो उसकी एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का जो सम होता है, टोटल जो होता है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। उसको मैकेनिकल एनर्जी बोल देते हैं। देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion is called its kinetic energy. A bullet fired from a gun can pierce a target due to its kinetic energy. एक बुलेट जो है गन से हमने फायर करा है तो वो किसी भी टारगेट को टुकड़ों में डिवाइड कर सकती है। तो इसका मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, इसका एक डेरिवेशन है, ये फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। काइनेटिक एनर्जी के दो तरीके से निकालेंगे डेरिवेशन इसका, एक तो रेगुलर मेथड से और एक कैलकुलस मेथड से। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फिर वर्क एनर्जी। थोड़ा इंटरेस्टिंग है चैप्टर ये, मतलब आप कोरिलेट कर पाओगे डेली लाइफ से इसको। ठीक है, चलिए जी आज इतना ही करते हैं, कि बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।